Bonjour students. Welcome back to University of Entrance aka UNOFIN, जहां हम बोरिंग सब्जेक्ट्स को इंटरेस्टिंग स्टोरीज में बदलते हैं। आज हम फिर लेकर आए हैं क्लास 9th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, तो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्लीज पहले पार्ट 1 को देखें फिर पार्ट 2 को देखें। अब जल्दी से रैपिड रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या क्या पढ़ा। लास्ट क्लास में हमने देखा कि कैसे फ्रेंच सोसाइटी 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। पहला एस्टेट था क्लर्जी, जिसमें आते थे प्रीस्ट और चर्च ऑफिशियल। सेकेंड एस्टेट था नोबिलिटी, जिसमें आते थे किंग, लॉर्ड्स, नोबल, किंग के मिनिस्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और थर्ड एस्टेट में आता था कॉमन पीपल, मतलब पीजेंट्स, वर्कर्स, मर्चेंट्स एक्सेट्रा। और हमने उसमें देखा कि कैसे जो फर्स्ट और सेकंड एस्टेट थे वो कितने पावरफुल थे और पैसे वाले थे, फिर भी उन्हें टैक्स पे नहीं करना पड़ता था। और जो कॉमन पीपल थे, मतलब द थर्ड एस्टेट, जो पुअर होने के बावजूद भी उनसे ही सारा टैक्स लिया जाता था, जिसकी वजह से उनके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा था। अब उसी गुस्से के चलते आउटब्रेक होता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का। फिर हमने ये भी देखा कि कैसे उस समय की फ्रांस की सोसाइटी थी, मतलब ओल्ड रेजीम क्या था। ओल्ड रेजीम मतलब कि फ्रांस की सोसाइटी बिफोर 1789, उस समय कितनी इनइक्वालिटीज थी, कितने प्रिविलेज था, वो भी बेस्ड ऑन बर्थ मेरिट के बेस पे नहीं था। अब ये कंटेंट मैंने पार्ट 1 में भी प्रोवाइड किया है कि हम कैसे कैसे पढ़ते हुए चलेंगे। तो पार्ट दो टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी, हमने पार्ट 1 में कर लिया है। अगर आपको ये पढ़ना है तो आप प्लीज पार्ट 1 देखो। आगे के आने वाले टॉपिक्स जैसे कि कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन, आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स क्या है, अबॉलिशन ऑफ मोनार्की, ये हम इस पार्ट में कवर करेंगे यहाँ तक। और इसके आगे वाला पार्ट, जैसे इसके आगे वाले टॉपिक्स जैसे राइज ऑफ रिपब्लिक, रेन ऑफ टेरर अंडर रॉबेस्पियर, राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे एंड इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये हम आगे आने वाले पार्ट्स में कवर। आज हम देखेंगे कि हाउ अ सिंपल ब्रेड, बोल्ड आइडियाज एंड पावरफुल एक्शन ने फ्रांस को बदल के रख दिया। सिर्फ फ्रांस को ही नहीं, इसने पूरी दुनिया को बदल के रख दिया। इस पार्ट में हम कवर करेंगे द फूड क्राइसिस, राइज ऑफ न्यू थिंकर्स, एस्टेट जनरल क्या था, टेनिस कोर्ट, ओथ क्या है, बैस्टाइल अटैक जो हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा, हम फिर से इधर थोड़ा डिस्कस करेंगे। फिर द ग्रेट फियर क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 में क्या क्या आया, और द फेमस डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन्स क्या है। तो स्टूडेंट्स, कभी आपने महसूस किया है स्कूल या सोसाइटी में कुछ अनफेयर हो रहा है? क्या किया तब आपने? लेट्स रिलेट टुडेज लेसन टू सच रियल लाइफ मोमेंट्स, starting with the struggle to survive. The France population rose from 23 million to 28 million, but the food supply didn't grow as fast. अब इमेजिन करो अ कंट्री जिसमें 28 मिलियन की पॉपुलेशन है पर खाने के लिए ब्रेड तक नहीं है। अब फ्रांस के लोग 1789 में लिटरली पाव भाजी नहीं, उनको पाव तक अफोर्ड करने की कंडीशन में नहीं थे, इतनी खराब हालत थी। और ब्रेड वहाँ का स्टेपल फूड है, जैसे हमारा रोटी सब्जी चावल होता है, वैसे ही उनका ब्रेड स्टेपल फूड है। और वो इतना महंगा हो गया था कि गरीब लोग उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। सोचो, अगर मैं आपको प्रैक्टिकली सोचने को बोलूं, जैसे आपके घर में 6 लोग हैं और सिर्फ 2 रोटियां हैं, तो क्या ऐसे में टेंशन बढ़ेंगी? ऑब्वियसली यस। तो ऐसे इसी स्ट्रगल को फिर कहते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। द ब्रेड, द स्टेपल फूड बिकेम वेरी एक्सपेंसिव, वेजेस स्टेड लो while prices rose, मतलब जो प्राइसेस थे, इनफैक्ट जो बेसिक नीड जैसे अब लोगों का स्टेपल फूड ब्रेड, ये इसके प्राइसेस इतने हाई हो गए कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, और वेजेस लोगों की सेम थी। तो इसी ये जब ऐसे स्ट्रगल क्रिएट होता है, इसे हम बोलते हैं सबसिस्टेंस क्राइसिस। और सबसिस्टेंस क्राइसिस इससे भी हुआ क्योंकि नेचुरल डिजास्टर हो रहे थे, जिससे पुअर हार्वेस्ट हो रहा था और फ्रीक्वेंट फेमाइन हो रहा था उस कंट्री फ्रांस में। ये भी सबसिस्टेंस क्राइसिस को अराइज करता है, जिससे पीपल जो कांट इवन मीट देयर बेसिक नीड्स।
अब आगे हम लोग समझते हैं कि कैसे राइज ऑफ मिडिल क्लास हुआ और इनलाइटनमेंट थिंकर्स कौन थे. So, a new middle class of merchants, lawyer and educated professionals emerged. अब स्टूडेंट्स, भूख से ज्यादा पावरफुल होती है एक सोच. ये मिडिल क्लास राइज हो रही थी, मर्चेंट्स, प्रोफेशनल्स, थिंकर्स जिनके पास एजुकेशन थी और विजन भी था. ये लोग बहुत दे वर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय इनलाइटनमेंट थिंकर्स. ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे इनलाइटनमेंट थिंकर्स से. मतलब इसमें आते हैं जैसे जॉन लॉक, इन्होंने ही सेड he rejected monarchy's divine right. रूसो, he proposed a government by the people. अपने social contract में इन्होंने बताया कि गवर्नमेंट लोगों का कॉन्ट्रैक्ट है, किंग का बर्थ राइट नहीं. Montesquieu, he argued for separation of power. मतलब power should be divided into executive, legislature and judiciary. जैसे आपके स्कूल में प्रिंसिपल होते हैं, टीचर्स होते हैं और मॉनिटर्स होते हैं, इन सबका अपना अपना काम डिवाइडेड होता है, सब अपना अपना बैलेंस बना के रखते हैं. वैसे ही एक सरकार में भी बहुत जरूरी है बैलेंस बनाना और इन पावर का डिवाइड और चेक होना. अब फन फैक्ट ये है कि ये आइडियाज सिर्फ फ्रांस तक नहीं, इसने अमेरिका और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को भी बहुत इन्फ्लुएंस किया. जैसे कि आप इन इनलाइटनमेंट थिंकर्स के जो आइडियाज है इनको पढ़ते हैं तो आपको समझ आता है कि कैसे इन मॉडर्न डे डेमोक्रेसी में भी इसका बहुत ज्यादा इसने बेस क्रिएट किया है एक डेमोक्रेसी को, और कितने इम्पोर्टेंट व्यूज हैं ये, कितने इम्पोर्टेंट आइडियाज हैं. देन they wanted the enlightenment thinker, they matlab enlightenment thinker and the middle class people wanted freedom, equal right and merit based society, not birth based privilege. Moving forward with the estate general. अब स्टूडेंट्स, एस्टेट जनरल क्या है? सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि द किंग लुई 16 wanted to increase taxes due to financial crisis. अब किंग लुई 16, आपको पता है फ्रांस की जो ट्रेजरी थी वो एकदम खाली थी, और जो किंग था उसको उसके ऊपर लोन का बर्डन बहुत ज्यादा था. तो किंग ने क्या सोचा, चलो पैसे कॉमन पीपल से ले लेते हैं, गरीब से ही ऐंठ लेते हैं पैसे. तो उसने बहुत ज्यादा हाई टैक्सेस लगा दिए, बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया टैक्सेस, और इसके लिए एक मीटिंग बुलाई उन्होंने, एस्टेट जनरल. एस्टेट जनरल इज अ मीटिंग वेयर दी all the three states come together. मतलब first estate clergy, second estate nobility and third estate the common people come together, and each state has one vote regardless of their population size. अब आप सोचो, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट में तो बहुत कम लोग थे, और जो थर्ड स्टेट में थे 97% ऑफ पॉपुलेशन जो फ्रांस की थी वो थर्ड स्टेट में थी, और उसके हर एक स्टेट का एक वोट, मतलब इन टोटल 3 वोट. और जो पावरफुल स्टेट थे फर्स्ट और सेकेंड, उनके एक वोट मिला के हमेशा आउट वोट कर देते थे थर्ड स्टेट को. तो थर्ड स्टेट को इस चीज को लेकर गुस्सा आया था, और थर्ड स्टेट ने डिमांड किया किंग से 1 person 1 वोट, लेकिन किंग ने उसे रिफ्यूज कर दिया. अब ये पढ़ना, इससे हमें क्या समझ आता है और इससे हम क्या देख रहे हैं कि कैसे उस समय की सोसाइटी कितनी अनफेयर पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करती थी, जिसके चलते थर्ड स्टेट को इसी ने फिर पुश किया रेवोल्यूशन की तरफ. ये छोटी छोटी चीजें ही थी जो आगे चल के रेवोल्यूशन का रूप ले लेती हैं. इसके बाद आता है द टेनिस कोर्ट ओथ 20 जून 1789. आफ्टर एस्टेट जनरल की असेंबली. थर्ड एस्टेट पीपल वर वेरी एंग्री, और उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम गैदर होंगे इंडोर टेनिस कोर्ट में जो कि वर्सेलेस में होगा. और फिर दे वॉकड आउट ऑफ द एस्टेट जनरल. थर्ड एस्टेट मेंबर गैदर्ड इन एन इंडोर टेनिस कोर्ट एट वर्सेलेस. दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ द नेशनल असेंबली. वहां पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया. दे फिर दे टू कैन वहां पे दे टू कैन फेमस द टेनिस कोर्ट ओथ 20 जून 1789. वहां पे उन्होंने ओथ लिया. दे स्टेटेड दैट वी विल नॉट सेपरेट अंटिल वी गिव फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशन. मतलब हम यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक फ्रांस को उसका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मिल जाता. और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इट वाज लेड बाय मिराबो, who was a noble turned revolutionary, and Abbasis, who was a priest who supported the people. मतलब the people from the first and the second estate.
इसका मतलब ये है कि सारे फर्स्ट और सेकंड एस्टेट ये बायसनेस नहीं कर रहे थे, और कुछ फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के पीपल थे, दे रियली अंडरस्टूड द प्रॉब्लम्स ऑफ द कॉमन पीपल और उन्हें सपोर्ट किया और लीड किया फ्रेंच रेवोल्यूशन को, जैसे मीराबो और एबेसीज। व्हाई वाज इट इम्पोर्टेंट? ये जो टेनिस कोर्ट ओथ का जो इंसिडेंट है, ये यही होती है हमारी बिगनिंग ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। यहाँ से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज अ पीपल्स मूवमेंट स्टार्ट होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड विद स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टाइल, जैसे एनसीईआरटी स्टार्ट हुई हमारी विद द मॉर्निंग ऑफ 14 जुलाई 1789, स्टॉर्मिंग ऑफ द बैस्टाइल। जब लोगों के बीच में एक रूमर फैल गया था कि किंग ने ऑर्डर दिया है कि लोग सिटीजन्स पे ओपन फायर कर दो, और लोगों के बीच में एक डर बैठ गया, एक पैनिक क्रिएट हो गया जब उन्होंने डिसाइड किया कि चलो अब हम बैस्टाइल को तोड़ेंगे। बैस्टाइल क्या थी स्टूडेंट्स? बैस्टाइल उस समय का जेल था। इट वाज लाइक सिंबल ऑफ तानाशाही। तानाशाही का सिंबल था किंग के। जो भी किंग के अगेंस्ट कुछ बोलता था, किंग उसे इसी जेल में डाल देता था। जो भी प्रोटेस्ट करता था, किंग उसे बैस्टाइल जेल में डालता था। तो लोगों ने सोचा कि अब हम इसे ही तोड़ देते हैं, मतलब इससे हम जो किंग का पावर है वो तोड़ दिया हमने, किंग के सिंबल को ही तोड़ दिया, और हमारी विक्ट्री हुई। तो वहां पे फिर थाउजेंड्स ऑफ पीपल स्टॉर्म बैस्टाइल, जहाँ पे उन्होंने वहां के कमांडर को मार दिया, प्रिजनर्स को रिलीज कर दिया, और वहां के पूरा दे टोर डाउन द बिल्डिंग, और वहां के ब्रिक्स और रिसोर्सेस को अपने साथ घर ले आए और उसे बेच दिया एज अ सिंबल ऑफ, एज अ सोवेनियर, अपने पास रखा, निशानी की तरह रखा कि ये थी लोगों की विक्ट्री। अब ये इम्पोर्टेंट कैसे है? 14 जुलाई आज भी फ्रांस में बैस्टाइल डे, विच इज द सिंबल ऑफ पीपल्स पावर, मनाया जाता है, जो कि फ्रांस का इंडिपेंडेंस डे भी बोला जाता है। 14 जुलाई को आज भी मनाते हैं। अब आगे अगर हम बढ़ें, बात करें द ग्रेट फियर, peasants uprising in the countryside. Rumors spread in the villages that lords have hired bandits to destroy crops. अब क्या हो रहा था कि जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, उनके बीच एक रूमर फैलने लगा कि जो लैंडलॉर्ड्स हैं उन्होंने पीजेंट्स को, वो गुंडों को हायर किया है कि उनके क्रॉप्स को खराब कर दिया जाए, जला दिया जाए। ऑब्वियसली अब ये सुनने के बाद पीजेंट्स के मन में पैनिक आएगा और डर बैठेगा, जो एंगर आएगा, तो उन्होंने उठा लिए आर्म्स और वेपन्स। उसके बाद उन्होंने जमींदारों के हाउसेस जलाए, फ्यूडल रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय कर दिए और अपने टैक्सेस खत्म कर दिए। दिस रिवोल्ट दिस रिवोल्ट इज नोन एज द ग्रेट फियर। यही रिवोल्ट है, इसी को बोला जाता है द ग्रेट फियर। ये इम्पोर्टेंट कैसे है? यहाँ हम देखते हैं द अपराइजिंग ऑफ द यूनिटी ऑफ अर्बन एंड रूरल फ्रांस इन फाइटिंग अगेंस्ट द फ्यूडल सिस्टम। कैसे यूनाइट होके फ्रांस के अर्बन और रूरल पीपल ने एक साथ मिलके फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट लड़ाई की। Then the Constitution of 1791, when France became a constitutional monarchy. अब इस मोनार्की को एक कॉन्स्टिट्यूशन मिल गया। अब ये मोनार्की बन गई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, जहाँ पे किंग की पावर को अब अनलिमिटेड से लिमिटेड बनाया गया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791। इसका गोल था टू लिमिट द किंग्स पावर, किंग की पावर को लिमिट करना, एंड क्रिएट सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट। सेपरेशन ऑफ पावर, जो कि मॉन्टेस्क्यू ने भी अपने थॉट्स में बोला, सेपरेशन ऑफ पावर इन गवर्नमेंट, ये सब इसके गोल थे। फिर थे अब इसमें वोट कौन कर सकता है? ओनली एक्टिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स में कौन आते थे? 25. ईयर प्लस एज के जो लोग हैं और जो टैक्स पे कर रहे हैं, मैन, वुमेन नहीं, सिर्फ मैन जो टैक्स पे कर रहे हैं, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। अब आप सोचो, एक डेमोक्रेसी में सिर्फ रिच को ही अलाउ किया जाए टू वोट, तो क्या ये फेयर डेमोक्रेसी होगी? एब्सोल्युटली नॉट। तो अब आगे आने वाले जो रिवॉल्यूशन आप देखोगे, तो आप देखोगे कि कैसे इक्वालिटी आई लोगों में, और कैसे ये रिवॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड को शेप करता है आगे चल के। नाउ पावर मूव्ड फ्रॉम द किंग टू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। Moving forward, with the Declaration of the Right of Man and Citizen, adopted in August 1789 before the Constitution, इसके key principles थे: all men are born free and equal,
guaranteed freedom of speech, equality before law, and protection of property. Law should represent that the will of the people. Arrest without proper reason were prohibited. इसमें क्या था? इसमें बताया कि ऑल मेन आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, सबका जन्म से अधिकार है फ्री और इक्वल रहने का। इसने गारंटी किया फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी, ओपिनियन एंड प्रॉपर्टी, ये सबका राइट है। It was heavily influenced by enlightenment thinkers. अब इन ये सारे अगर आइडियाज हम देखें तो ये सब आइडियाज enlightenment thinkers ने दिए थे। तो और जो आगे चल के हमारे मॉडर्न डे डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन भी क्रिएट करते हैं, वो ह्यूमन राइट्स का कॉर्नरस्टोन बनाते हैं। ये सारे जो आइडियाज हैं, ये हमारे मॉडर्न डे डेमोक्रेसी, हमारे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इनफैक्ट अमेरिकन रिवॉल्यूशन को भी इसने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया है। हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक हम अभी तक ये आइडियाज़ को फॉलो करते आ रहे हैं। देन कम्स द देन कम्स द सिंबल्स। अब एनसीईआरटी में कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं जिनका कुछ मतलब होता है, अब हम उसको समझते हैं। सबसे पहला है द ब्रोकन चेन। चेन इज यूज्ड फॉर फेटरिंग द फेटर द स्लेव्स, मतलब स्लेव्स को बंधी बनाने के लिए चेन्स का यूज होता है। ब्रोकन चेन मतलब उसी बंधन को तोड़ देना, मतलब उस चेन को तोड़ देना, मतलब स्लेव्स को फ्री कर देना। अब जो स्लेव्स हैं वो फ्री हो गए। द ब्रोकन चेन स्टैंड्स फॉर द एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। फिर आता है द बंडल ऑफ रॉड्स एंड फेसेस। वन रॉड कैन बी इजिली ब्रोकन बट नॉट एंटायर बंडल। इसमें बताया गया कि कैसे एक अगर आप रॉड लोगे तो उसे तोड़ना कितना आसान है, बट जब वही कई सारी रॉड एक बंडल में होंगी तो उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब इट शोज स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। अगर हम यूनाइट होके रहेंगे तो हम लोग पावरफुल रहेंगे, हम लोग स्ट्रांग रहेंगे, और हम लोग को यूनिटी में रहना चाहिए। फिर आता है द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट। टू ऑल आई सीइंग आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज। अब यहाँ पे जो आई है ये नॉलेज का सिंबल है, और जो रेज निकल रही हैं सन रेज इससे, वो दिखाता है कि कैसे इट ड्राइव्स अवे ऑल द क्लाउड्स ऑफ इग्नोरेंस। ये नॉलेज पूरे इग्नोरेंस के क्लाउड को कैसे हटा देता है। फिर आता है स्केप्टर। स्केप्टर इज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर। स्नेक बाइटिंग इट्स टेल, फॉर्मिंग अ रिंग, सिंबल ऑफ इटर्निटी। इटर्निटी मतलब समथिंग दैट इज इटर्नल, मतलब जिसका ना कोई स्टार्ट है ना कोई एंड है, ना कोई उसे बना सकता है ना कोई उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि एक रिंग होती है, ना रिंग की कोई स्टार्टिंग होती है ना कोई एंडिंग होती है। ये था इटर्निटी को डिपिक्ट करने के लिए। फिर आता है रेड फाइगेरियन कैप। अब जो स्लेव्स जब फ्री होते थे तो वो एक रेड कलर की कैप पहनते थे जिसे रेड फाइगेरियन कैप बोला जाता था। तो ये उनका सिंबल था, टू वेयर रेड कैप व्हेन दे बिकम फ्री। फिर आता है ब्लू व्हाइट रेड, द फेमस ब्लू व्हाइट रेड। फ्रांस का फ्लैग आपने देखा होगा, तो इट इज द नेशनल कलर ऑफ द फ्रांस। The famous winged woman, personification of the law, and the law tablet depicting the law is same for all and all are equal before it. तो ये थे हमारे कुछ सिंबल्स जो हमने किए, और यहाँ पे हमारा ये पार्ट का एक्सप्लेनेशन खत्म होता है। जल्दी से अब अगर हम लोग इसका रैप अप करें तो हमने पढ़ा कि फ्रांस इन 18th सेंचुरी वाज अनफेयर एंड अनइक्वल। कैसे वो अनफेयर और अनइक्वल था फॉर थर्ड एस्टेट पीपल, उन्होंने कितनी एट्रोसिटीज झेली। फूड शॉर्टेजेस कैसे हुए, हाई टैक्सेस हो गए, एंटाइटलमेंट थिंकर्स ने कैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को शेप करने में हेल्प करी, हमारे पूरे वर्ल्ड को एक नए आइडियाज दिए, नया व्यू दिया, जो आज भी हम अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में देखते हैं। फिर इवेंट्स हुए, जैसे इवेंट्स लाइक स्टेट जनरल, टेनिस कोर्ट ओथ, स्टॉर्मिंग ऑफ बैस्टाइल मार्क टर्निंग पॉइंट फॉर द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Peasants also rose in the great fear, showing the national unity. Peasants रिवोल्ट जो हुआ था, जिसे हम जो द ग्रेट फियर कहते हैं, इसने नेशनल यूनिटी को दिखाया। फिर हमने पढ़ा कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 ने जो किंग की अनलिमिटेड पावर थी उसे लिमिट करा,
और कैसे डिक्लेरेशन ऑफ राइट में क्या की प्रिंसिपल हैं, कैसे इसने हमारी मॉडर्न डे डेमोक्रेसी का कॉर्नरस्टोन एज अ कॉर्नरस्टोन प्ले किया है, और कैसे फ्रांस को थोड़ा और फेयर और फ्रीयर बनाया। दो मोनार्की वॉज लिमिटेड, अभी अभी भी मोनार्की बहुत ही बड़ी लिमिटेड होगी, बट रियल इक्वालिटी वो स्टिल हैड अ लॉन्ग वे टू गो। तो वो हम आगे आने वाले पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून फॉर टिल देन, थैंक यू। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। कोई भी सजेशन हो, कोई भी क्वेरी हो या क्वेश्चन हो तो यू आर ओपन टू आस्क, यू आर मोस्ट वेलकम। और अगर आपको पसंद आई हुई वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें यूनिवर्सिटी ऑफ एंट्रेंस AKA यूनॉफेन को, जहाँ पढ़ाई होती है रिलेटेबल और रियल। मैं हूँ यशविनी सिंह, मिलते हैं पार्ट 3 में जहाँ हम आगे के टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय बाय।